देखो स्टूडेंट, आज का विषय रहेगा 3 एडिटोरियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। 423 नो 4 ऑप्शंस फॉर गवर्नर, दे आर ओनली 3। समझ गए ना? आर्टिकल 200 भारत का संविधान ये कहता है कि गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है यदि गवर्नर के पास बिल आए तो। पहला ऑप्शन क्या है? यदि विधानसभा पास करता है कोई भी बिल को, अभी एक्ट नहीं बना है, कोई भी बिल को पास करता है तो पहला ऑप्शन क्या है कि गवर्नर उसको एसेंट देगा, गवर्नर उसको साइन करेगा। जैसे ही गवर्नर साइन कर दिया तो वो बिल एक्ट बन गया। नंबर 1 ऑप्शन कि एसेंट देना। सेकेंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? सेकेंड ऑप्शन ये है कि एक पीरियड तक के लिए उसको वीटो लगा देना, मतलब कुछ नहीं करना, वो बिल को ऐसे रख दिया, पेंडिंग में रख दिया। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए कि ठीक है यहाँ प्रॉब्लम है, आप फिर से लेके आइए इस बिल को। तो फिर लेजिस्लेचर क्या करेगा, विधानसभा क्या करेगा, फिर थोड़ा सा अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट वो फिर भेजेगा गवर्नर को, और उस समय गवर्नर रोक नहीं सकता उस चीज़ को, उस समय उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। इज अ थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है गवर्नर के पास कि वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए कि देखिए क्योंकि इश्यूज इन्वॉल्व है नेशन से रिलेटेड। तो ये 4 इश्यूज। मैं जो सेकेंड वाला जो बोले हैं तुम लोग को, सेकेंड वाला क्या बोले हैं कि रोक देना, विथ होल्ड कर देना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है गवर्नर को कि बोला है कि जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने ये लिखा था कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भेज दीजिए। तो आप तो 2 साल, 1 साल, 1.5 साल इतना लंबा लंबा समय रख रहे हो, इससे गवर्नेंस पैटर्न पर असर पड़ेगा। और यदि बिल एक्ट में कन्वर्ट ना हो जल्दी और ना इम्प्लीमेंट हो तो कितना नुकसान है एक स्टेट का, बहुत नुकसान है कि नहीं है। और ऐसे भी गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का रोल है कि विधानसभा में जो बिल पास हो रहा है क्या वो संविधान के दायरे में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही ना देखना। अब यहाँ पे दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान के दायरे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूशन। और हम जानते हैं कि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 मेंबर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इस बात को हम जानते हैं। उसी तरह गवर्नर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि बिना गवर्नर का साइन का वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन हो, बात समझे ना। आपका काम है कि जो भी बिल क्या इन अकॉर्डेंस विथ पास हुआ कि नहीं हुआ उसको देखना, पेंडिंग क्यों रख रहे हो। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो जुडिशरी देखेगा। आफ्टर ऑल जुडिशरी एपेक्स कोर्ट जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका जिम्मेदारी है कि संविधान के दायरे में पूरा प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा जितना दायरा है वहीं तक सीमित रहो। ऐसे भी तुम इलेक्टेड नहीं हो, तुम टिटुलर हेड हो। तो मतलब कहते हैं ना, बरस गया सुप्रीम कोर्ट, इस बार बरसा है, शब्द का बौछार हुआ है गवर्नर के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह का जो टिप्पणी हुआ है गवर्नर पे, ये अपने आप में बहुत खास बात है। और डॉक्टर चंद्रचूड़ खुद वो बेंच में बैठे हुए थे। तो इसलिए मामला बहुत बड़ा मामला है स्टूडेंट, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में देखें तो। समझ गए ना? आगे देखेंगे, एक एक शब्द काम करेंगे इस पर। 424 देखो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, CSA, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। CSA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां देखो अब मानसून कब आ रहा है, कब जा रहा है, स्पेशियल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन, देख रहे हो ना। जिस मंथ में बारिश होना चाहिए उस मंथ में कम बारिश हो रहा है, जिस मंथ में नहीं होना चाहिए उस मंथ में ज़्यादा हो रहा है। LPA जो तुम्हारा लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है ना, अब वो लगभग बराबर नॉर्मल की तरह रेनफॉल हुआ इस बार। मैं वेरिएशन देखो ना, तमिलनाडु को ठीक से रेनफॉल ही नहीं मिला, कर्नाटका को ठीक से रेनफॉल ही नहीं मिला। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखो, वहाँ पे ज़्यादा रेन हो गया, ईस्टर्न पार्ट में कम हो गया रेन। अब मेडिटेरियन देखो, मेडिटेरियन में क्या हलचल हुआ, मेडिटेरियन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना चाहिए था ना, वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि आर्टिक सर्कल ज़्यादा तप रहा है। इफ़ आर्टिक सर्कल इज वार्मिंग टू मच तो उसका असर जेट स्ट्रीम पे पड़ेगा, और जेट स्ट्रीम में असर पड़ेगा तो तुम्हारा मेडिटेरियन सी पे असर पड़ेगा, मेडिटेरियन सी पे असर पड़ेगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे असर पड़ेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे असर पड़ेगा तो भारत को असर पड़ेगा। तो इस बार भी हम जानते हैं कि अभी तक कायदे से बारिश होना चाहिए था, विंटर के टाइम में बारिश होता है ना स्टूडेंट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में
वहाँ बारिश नहीं हुआ, यहाँ पे भी लगभग 20-25% कमी है बारिश का। तो जब इतना क्लाइमेट वेगरीज है, इतना डिफरेंसेस है, तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे हमें ध्यान देना होगा। ऐसे क्रॉप्स का निर्माण करना होगा, ऐसे सीड्स का निर्माण करना होगा जो क्लाइमेट चेंज को सह पाए, जस्ट लाइक मिलेट्स, जस्ट लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और हमारा जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेस हो, चाहे लैंड रिसोर्सेस यानी कि सॉइल रिसोर्सेस हो, उसको बचा के चलना पड़ेगा। क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हरियाणा, पंजाब में, तमिलनाडु में, ये भी हम जानते हैं। लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से सोइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया। एग्रीकल्चर जानते हो ना, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तुम जो यूज़ कर रहे हो, नाइट्रोस ऑक्साइड कितना जा रहा है, मीथेन कितना रिलीज हो रहा है राइस कल्टीवेशन से, कब सोचोगे यार ये सब चीज़। तो इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर हमें ध्यान देना चाहिए। समझ गया ना, ये डिटेल्स में बहुत बड़ा एडिटोरियल्स है, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एंड 425 देखो, PMPBTGs जानते हो ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। इसके लिए एक प्रोग्राम, एक न्यू इनिशिएटिव लाया गया। जो भी जितने पुराने इनिशिएटिव थे सबको कल्मिनेट कर दिया गया, सबको ऐड करके एक नया प्रोग्राम लाने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी बहुत सारा था, और जानते हो कि हिंदुस्तान में PBTGs अच्छा खासा है। हाँ, PBTGs का बात करते हो तो हमारा ध्यान अंडमान एंड निकोबार की तरफ डायरेक्ट जाता है। सोम्पियंस, निकोबारीज, है ना, करेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, कई तो बहुत कम संख्या में है। हाँ, निकोबारीज नहीं है, आई एम सॉरी, सोम्पियंस है। और क्या क्या है बताओ तो, संथालीज है, सेंटलिस नहीं है क्या? हाँ वही, संताली नहीं, संताली तो दूसरा है, वो तो ट्राइबल है, दूसरा है, वो PBTGs में भी नहीं आता है। मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट कि जब हम PBTGs का बात करते हैं तो हमारा ध्यान अंडमान एंड निकोबार में जाता है। मगर PBTGs लोग अच्छे खासे मध्य प्रदेश में भी है, अच्छे खासे छत्तीसगढ़ में भी है, बाकी राज्य में भी है। तो उसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे, पूरा उसका डिटेल्स में देखेंगे, और इससे जानते हो कि बहुत सारा चीज़ समझ जाओगे रिगार्डिंग योर ट्राइबल ग्रुप्स, रिगार्डिंग योर PBTGs। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे मिनिस्ट्री को एक साथ आना होगा, टेंडम में काम करना होगा। टेंडम मतलब साइलोज नहीं। हमारा जानते हो कि गवर्नेंस का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सब साइलोज में काम करता है, सब अकेले में काम करता है। देखते हो ना, रेलवे में भी यही किया गया कि रेलवे का अलग अलग डिपार्टमेंट को सबको बोला है कि साथ में आओ काम करने के लिए। समझ गए ना? तो देखो चीज़ों को समझते हैं हम लोग। 423, नो 4 ऑप्शन फॉर गवर्नर, देर आर ओनली 3। GS पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, functions and responsibility of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devaluation of powers and finances up to local levels and challenges therein। ये हिंदू पेपर में आया था 25 नवंबर को। हाँ, इसका मतलब मामला बहुत ताज़ा है। देखो, गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स, नो वीटो पावर। सेकेंड ऑप्शन नो मोर, आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है। आप समझ गए ना, 4 ऑप्शन बताए थे स्टूडेंट। अब इसमें देखो वर्ड्स, देखो किस तरह का वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टूडेंट कि गवर्नर, ठीक है, आप विथ होल्ड कर सकते हो एसेंट को, विथ होल्ड करने के बाद आपको तुरंत रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन, यानी कि देखो क्या है कि सेकेंड और थर्ड को तुम मिला सकते हो। इनफैक्ट सेकंड में क्या था कि आप विथ होल्ड कर सकते हो, एंड थर्ड में क्या है कि विथ होल्ड करके एज सुन एज पॉसिबल रिकंसिडरेशन में भेजो। तो बोला कि जब आपका थर्ड ऑप्शन में सेकंड वाला लिंक है ही कि जल्दी भेजो, तो थर्ड वाला यूज़ करो। सेकंड वाला वीटो पावर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। वही लिखा गया ना वहाँ पे, इन केस ही विथ होल्ड, यदि एसेंट नहीं दिया, हाँ सिग्नेचर नहीं दिया बिल को, तो तुरंत फिर से वो करो, स्टेट लेजिस्लेशन चलो एज सुन एज पॉसिबल। और ये संविधान में भी लिखा गया है, बस सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया गवर्नर को कि ये संविधान में दिया गया। और संविधान में जो दिया गया इसका मतलब क्या कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उसको सोच समझ के ही दिए होंगे। ये शब्द को एज सुन एज पॉसिबल कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता भी ये नहीं चाहते थे कि गवर्नर जो टिटुलर हेड है वो वीटो यूज़ करे। सिंपल बात है, तभी तो ये शब्द का यूज़ किया होगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा। इसलिए नो वीटो, वीटो नहीं होना चाहिए, समझे? इसलिए देखो लिखा गया, हेंस गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर द बिल्स। अब यहाँ देखो
उसके बाद जानते हो प्रक्रिया, जैसे कि मैंने कहा है विधानसभा फिर से बिल भेज दे, वही बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई अपना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक जो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है ऊपर में एट सेंट्रल लेवल। यही ना प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन स्टूडेंट। अब देखो जो 3 जज का जो बेंच बैठा उसमें हमारे चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, मैं कोट करता हूँ इसको, ठीक है ना, और मैं कोट करके फिर मैं इसका मीनिंग समझाना चाहूँगा, ठीक है। आज मुझे बहुत सारे वर्ड्स को ना लाइन को पढ़ना भी है ताकि तुम समझो कि ये बोलना क्या चाहते, किस तरह स्टेटमेंट देते हैं, उसका मीनिंग क्या निकलता है। देखो, द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200 एम्पावर्स द गवर्नर टू विथहोल्ड असेंट टू द बिल, ठीक है। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहे हैं, इन सच एन इवेंट द गवर्नर मस्ट मैंडेटली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन which is indicated in the first proviso of communicating to the state legislature as soon as possible a message warranting the reconsideration of the bill। तो बोल रहा है कि जो आर्टिकल 200 में जो एक प्रमुख हिस्सा है जो गवर्नर को पावर देता है कि आप बिल को विथ होल्ड कर सकते हो, तो उस समय ऐसा एक्शन यदि आप ले रहे हो गवर्नर साहब, यदि आप ऐसा एक्शन ले रहे हो तो उस समय उस प्रोविजो पे भी ध्यान देना चाहिए कि वहां पे लिखा गया एज सून एज पॉसिबल आप रिकंसिडरेशन के लिए भेजो। वो तो आप भूल जाते हो, वो आप भूल जाते हो। द अल्टीमेट डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ गवर्नर एज कंटेंट इन द मैसेज बिलोंगिंग टू द लेजिस्लेचर अलोन। गवर्नर का बात माने या नहीं माने ये पूरा डिपेंड करता है लेजिस्लेचर के ऊपर। तो हो सकता है गवर्नर का बात नहीं माने और फिर से बिल को भेज दे वापस, तो पूरा जो सर्वे सर्वा जो है वो विधानसभा है, जो सर्वे सर्वा है वो पार्लियामेंट है। ऐसे भी हमने कौन सा डेमोक्रेसी को अपनाया है स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को, जहां पे सबसे बड़ा जो होगा वो पार्लियामेंट होगा। हाँ, अब पार्लियामेंट भी पावर डिराइव कहां से करेगा, संविधान से करेगा, संविधान सबसे बड़ा है, मगर गवर्नेंस का कौन सा है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो लेजिस्लेचर सब डिसाइड न करेगा जी, आप कौन होते हो विथहोल्ड करने वाला, आप कौन होते हो वीटो लगाने वाले, आपके पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, एज सून एज पॉसिबल भेजो। देखो मामला बड़ा मामला है ना, एक राज्य का मामला नहीं है, एक पैटर्न का मामला, एक बिहेवियर का मामला है। जितने भी विरोधी राज्य है, विरोधी राज्य में अपोजिशन पार्टी वाले है, जैसे हो गया तमिलनाडु का केस, जैसे केरल का हो गया, जैसे पंजाब का हो गया, इससे पहले बंगाल में जो हो रहा था, हम जानते हैं इस चीज को, बिल रोक दिया जा रहा है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए बिल रोक दिया जा रहा है। कितना बिल पेंडिंग, देखो केरल 2 बार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तमिलनाडु भी कई बार, तेलंगाना देखो ना, तेलंगाना में भी सेम इशूज है, तो पंजाब का भी सेम इशू आ गया। पंजाब में देखो गवर्नर कुछ और ही बोल रहा है कि ठीक से वो प्रोग्यू वाला और समनिंग वाला वो ठीक से फॉलो नहीं किया, इसलिए हम वो कर दिए, था ना दलील। तो बिल्कुल, तो ये सब केस को लेके गवर्नर पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखो, द कोर्ट हेल्ड दैट ए गवर्नर हु चॉइसेस टू विथहोल्ड अ बिल without doing anything further would be acting in the contravention of the constitution। यदि आप वीटो लगाते हो किसी भी बिल पे तो आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि वीटो पावर गवर्नर लगा सकता है। विथहोल्ड बट एज सून एज पॉसिबल रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। और आप वीटो लगा रहे हो 1 साल 1.5 साल 2 साल, उसको लंबित कर रहे हो, पेंडिंग कर रहे हो, तो आपका काम है संविधान को बचाना, आपका काम है देखना कि संविधान के दायरे में लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विधानसभा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप खुद कॉन्ट्राविन कर रहे हो संविधान को, विच इज नॉट हेल्दी साइन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए शोभा नहीं देता है। अब यहां पे देखो, और जजमेंट देखो, यहां पे पंजाब गवर्नमेंट को लेकर क्या बोले हैं ये, देखो यही चीज, बिल्कुल यही चीज लिखा गया है यहां पे। देखो, गवर्नर जो होते हैं वो अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होते हैं, नहीं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेजता है बच्चे लोग, समझे ना। और वो यदि वीटो यूज करे तो गलत बात है ना, क्यों, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है उसमें लोग चुन के जाते हैं, और चुन के जाते हैं इसलिए ये लोग एमएलए लोग क्या करते हैं, फैसला करते हैं, एमएलए लोग बिल बनाते हैं, किसके लिए, फॉर द पीपल ऑफ स्टेट। और तुम टिटुलर हेड है, तुम अनइलेक्टेड हेड है ना, और तुम क्या कर रहे हो, वीटो लगा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारे एक्शंस की वजह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, उसका हनन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कैसा डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाला डेमोक्रेसी है। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सर्वोपरि नहीं रहेगा, जहाँ पे विधानसभा ही सर्वोपरि नहीं रहेगा, जहाँ पे टिटुलर हेड इस तरह डिस्टर्ब करेगा,
तो ये ठीक नहीं है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा जो संविधान का जो प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवीन हो रहा है आपके एक्शंस की वजह से। बात समझे। और लिखा गया है गवर्नर को अंडर आर्टिकल 168 कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करना है, एड और एडवाइस से काम करना है। बात समझे ना। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल, वो भी हाँ आपको भेजना होगा रिकंसिडरेशन के लिए। और देखो ये देखो थर्ड पॉइंट देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है। बोला कि देखिए एज सुन एज पॉसिबल यदि संविधान में ये शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ एक्सपीडिशन, यानी कि संविधान भी चाहता है कि बहुत तेजी आए उसमें। हाँ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे तो उनके मन में भी ये था कि कहीं बिल पेंडिंग ना रख दे, जल्दी भेजे, काम जल्दी हो, बिल 2 साल 3 साल के लिए लंबित ना हो, इसलिए यह शब्द को दिया। यानी कि संविधान में भी वो देखोगे तो संविधान भी यही बोलता है कि एक्सपीडिशन होना चाहिए वर्क में, गवर्नर को बहुत तेजी से भेजना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, फेलर टू कॉल टेक ए कॉल एंड कीपिंग अ व्यू ड्यूली पास फॉर इंटरमीडिएट पीरियड के लिए तुम रख दोगे तो कहीं ना कहीं जो ऊपर में संविधान में जो प्रोविजन लिखा है उसको आप उल्लंघन कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट है वो। और देखो ये समझना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो कोई सरप्लसेज नहीं है। सरप्लसेज मतलब वो फालतू का नहीं दिया गया है, उसका कुछ मीनिंग है, एक एक शब्द का मीनिंग है। हाँ तो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब समझो। बात समझे। ऐसे चीफ जस्टिस बोलते हैं अपना 27 पेज के जजमेंट में। बड़ी बात है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। मतलब हैवी डाउन जिसको बोलते हैं ना, अच्छा खासा सुना दिए पकड़ के। चीफ जस्टिस ही कर सकता है, न्यायाधीश ही कर सकता है ये सब चीज़। देखो तो जजमेंट वाज बेस्ड ऑन पिटीशन फाइल बाय द पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट इट्स गवर्नर एक्शन टू होल्ड बैक क्रूशियल बिल। समझ गए ना। क्यों पिटीशन फाइल किए थे मान का जो सरकार है, गवर्नर प्रेसिडेंट सॉरी पंजाब का जो गवर्नमेंट है, इसने पिटीशन किया कि देखिए सर बहुत सारा बिल हमारा क्रूशियल बिल रोक दिया ये, देखिए थोड़ा सा। द जजमेंट इज इन ट्यून विद द कोर टेनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जजमेंट बहुत ही उचित है। नहीं उचित है क्या? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तुम लेजिस्लेचर को ही चलने नहीं दे रहे हो। जो आदमी चुन के गया है वो बिल पास करा, उसको तुम टिटुलर हेड है, तुमको ऊपर से तुमको अपॉइंट करके भेजा है, तुम जाके वहाँ पे एज इफ लग रहा है कि तुम भी सर्वी हो, तो ये गलत है, ये नहीं चलना चाहिए। देखो तो सुप्रीम कोर्ट का जो रीडिंग है आर्टिकल 200 कहीं ना कहीं देखो वो इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ उसको कॉन्सोनेंस करने का प्रयास किए हैं। इसका मतलब इलेक्टेड रिजीम रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर रन्स द, इसलिए जो चुन के गए हैं उसी का अधिकार है कि वो स्टेट को चलाए, और ना बल्कि टिटुलर हेड जाके वहाँ पे क्या करे बीच में डिस्टर्ब क्रिएट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गवर्नर को डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करना चाहिए। हाँ गवर्नर के देखो, गवर्नर के लिए बोला है कि आप इस तरह मत करो। वो बिलीव डैट दे कैन एंडलेसली डिले एक्शन ऑन कैबिनेट, यानी कि आप जिस हिसाब से गवर्नर लेट कर रहा है गवर्नेंस पैटर्न के एक्ट बिल को एक्ट बनाने में, नॉट गुड। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि टाइम प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एज सुन एज पॉसिबल तो लिख दिया। देखो यहीं पे ना यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान आगे निकल जाता है हमसे। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर जानते हो ना, वो लिमिटेड है। भाई इंडिया में प्रेसिडेंट का वीटो पावर अनलिमिटेड है। तो यूएस ठीक है इस मामले में, उसका एक सर्टन पीरियड तक है। भाई इंडिया में क्या है कि चूंकि टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है तो एज सुन एज पॉसिबल को भी बच्चे लोग समझ रहे हो ना, उसका भी धजिया उड़ा देता है पकड़ के। ये अब एज सुन एज पॉसिबल में 2 साल कैसे लगेगा, ये भी तो एक सवाल है। और यहाँ तो प्रत्येक दिन ही चेंज हो रहा है गवर्नमेंट, नीड्स एस्पिरेशन पीपल का प्रत्येक दिन ही चेंज होता है। समझ गए ना। The verdict should not give any further scope for controversy over the role played by the governors in the law-making process that culminates with their granting assent to the bill and must end the tussle between the। इसलिए जो भी फैसला दिया है, ये फैसला दिया गया है, इसको लेके कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और जो भी इलेक्टेड रिजीम है, जो चुन के गए हैं, जो भी सेंटर के अपॉइंटी है, जो गवर्नर है, वो मिल के काम करे एक स्टेट के लिए, तभी जाके स्टेट का भला हो सकता है। समझ गए ना स्टूडेंट, क्या एसेंस है? हाँ इस पे तो अभी डिबेट होगा भारत में, बहुत तगड़ा डिबेट होगा। देखो 424 देखो, व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड व्हाट होल्ड्स बैक इम्प्लीमेंटेशन। क्या चीज़ हमें रोक रहा है, समझे ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन,
एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 25 नवंबर को। तो मामला देखते हैं स्टूडेंट, जान रहे हो स्थिति बहुत ख़राब है क्लाइमेट चेंज को लेके ना, कहीं पे भी कुछ भी हो जा रहा है। क्लाइमेट वेगरीज देखो, मानसून आया टाइम पे ही आया, जहाँ बरसना नहीं था वहाँ बरसा, जहाँ बरसना था वहाँ पे बरसा ही नहीं। तो जिस मंथ में ज़्यादा पानी पड़ना चाहिए उस मंथ में पड़ा ही नहीं। फार्मर जाए तो जाए कहाँ? अभी भी देखो हमारा फार्मर सब 46% इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वर्क फोर्स 46% अभी भी एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है। तो उसमें क्लाइमेट चेंज हो, है ना, वेदर वेगरीज हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वी शुड मूव टुवर्ड्स रेजिलियंट क्लाइमेट क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स पे जैसे मिलेट्स हो गया, मिलेट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, को ड्रॉट एरिया में भी अच्छे से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है जो 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी फेस कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात क्लाइमेट चेंज, और दूसरा क्या, फूड इनसिक्योरिटी। देखो क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट असर पड़ेगा फूड इनसिक्योरिटी पे, है ना। इसको सिंपल एक क्लाइमेट चेंज भी बोल देते तो कोई बड़ी बात नहीं था। क्लाइमेट चेंज होगा तो असर पड़ेगा ही फूड इनसिक्योरिटी को लेके। अरे क्लाइमेट चेंज होगा, एग्रीकल्चर खत्म, फूड इनसिक्योरिटी। अब जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ रहा है स्टूडेंट, देखो हीट वेव्स आ रहा है, देख लो ना हीट वेव्स, कितना हीट वेव्स हुआ इस बार भारत में भी, और देखो वहाँ अफ्रीकन कंट्री सब में पूरा हीट वेव्स। और तुम खुद देखो ना, आर्टिक सर्कल, आर्टिक रीजन ज़्यादा तप रहा है एज कम्पेयर टू योर ट्रॉपिक्स, और वो ज़्यादा तप रहा है तो इसका असर जेट स्ट्रीम पे पड़ रहा है, और जेट स्ट्रीम पे असर पड़ रहा है तो मेडिटेरियन पर असर पड़ रहा है, और मेडिटेरियन पर असर पड़ रहा है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर असर पड़ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर पड़ रहा है तो जो भी कंट्री डिपेंडेंट था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके फॉर रेनफॉल, वहाँ पे दिक्कत होगा। हमारा देखो रबी सीजन, रबी वाला क्रॉप उगता है कि नहीं उगता है, हाँ नवंबर दिसंबर में, है कि नहीं बताओ, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बार का आंकड़ा है कि 20 से लेकर 25% तुम्हारा डिफिसिट हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेनफॉल आता है। हाँ, व्हीट का प्रोडक्टिविटी कितना कम हुआ वो भी हम जानते हैं। तो वही देखो जिस हिसाब से इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, चाहे वो हीट वेव्स के फॉर्म में हो, चाहे अब बताओ एक जगह पे पूरा हीट वेव्स, हाँ एक जगह फ्लश फ्लड, पूरा बरसा ही बरसा। देखो ना क्या हुआ नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली में, देखो कि क्या स्थिति हुआ इस साल, हाँ फ्लश फ्लड बहुत ज़्यादा बरसा हुआ। ड्रॉट देखो, कहीं पे पूरा सूखा है, समझ रहे हो ना। मौसम साइक्लोन आ रहा है, देखो अब अरेबियन सी कितना ज़्यादा साइक्लोन आना शुरू हो गया। पहले के दौर में साइक्लोन मतलब बे ऑफ बंगाल हम सोचते थे, अभी देखो अरेबियन सी में, अब इंडियन इस बार पॉजिटिव इंडियन डायपोल है ना, जिसके वजह से थोड़ा बचा है हमारा इंडियन मानसून। अरेबियन सी तो ज़्यादा तप रहा है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से साइक्लोन इधर आ रहा है, जबकि साइक्लोन तो वहाँ नॉर्मल फिनोमेना बे ऑफ बंगाल का था। तो सब पैटर्न चेंज हो गया स्टूडेंट। तो इसके वजह से, और देखो ना इसी की वजह से पॉल्यूशन ट्रैप हो रहा था कि नहीं हो रहा था मुंबई में। तो हाँ, मुंबई तो खुश था पहले से कि हमको तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, जाओ अब तुमको दिक्कत है, अरेबियन सी ज़्यादा तप रहा है, रहेगा पॉल्यूशन तुम्हारे पास में। तो जो जीने का जो तरीका था, जो लाइवलीहुड था, जो लाइफ था, पूरा इम्पैक्ट। वही देखो वही लिख रहा है। तो इसलिए जो वर्ल्ड का जो साउदर्न कंटिनेंट है नीचे वाला है, ठीक है, बहुत ही ड्रॉट कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहा है, समझे ना, क्लाइमेट चेंज के वजह से। और जब ड्रॉट कंडीशन है तो इसका असर डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, और जब एग्रीकल्चर पे असर पड़ता है स्टूडेंट तो फार्मर का लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है। फार्मर करे तो करे क्या, प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि पॉपुलेशन तो एक्सपांसन हो ही रहा है ना, पॉपुलेशन दुनिया में एज अ होल पॉपुलेशन तो एक्सपांड ही हो रहा है दुनिया में एज अ होल। इंडिया ठीक है 2.1, फिर भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 2050 के बाद तुम्हारा डाउन होने वाला है। तो पूरा दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए फूड लाओगे कहाँ से जब एग्रीकल्चर पे इतना दिक्कत हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था वो लेस प्रोडक्टिव हो गया। आप बताओ, तुम कह रहे हो कि नहीं हम फर्टिलाइजर ही यूज़ करेंगे, हम एग्रीकल्चर इस तरह यूज़ करेंगे, तो बाबू वो आप कोई काम का नहीं है, क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो पहले वाला तरीके से तुम प्रोडक्शन करना चाहोगे तो प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज हो चुका है। तो आपको न्यू मेथड के साथ आना होगा। और देखो ना, एक आंकड़ा क्या कहता है तुम्हारा कि अभी जितने हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लगभग इससे 60% ज़्यादा करना होगा बाय 2050, ताकि सब लोग खाना खा सके ठीक से। ह्यूज डिमांड इन फूड इन फ्यूचर, है ना, फूड को लेकर ह्यूज डिमांड होने वाला है। तो अब जानते हो ना, जब रसिया का अटैक हो गया यूक्रेन पे तो कितना फूड इनसिक्योरिटी हुआ। जब इंडिया ने कहा कि हम व्हीट नहीं बेचेंगे, हम राइस भी नहीं बेचेंगे, नॉन बासमती चावल नहीं बेचेंगे, तो कितना ह्यूमन क्राइम मचा है वर्ल्ड में। इसका मतलब फूड का कमी है
तो और इस हिसाब से क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे जो असर पड़ रहा है, और फूड चाहिए आपको फ्यूचर के लिए, आपको 60% अभी जितना है उसके कंपेयर में 60% और अधिक चाहिए 2050 तक, और एग्रीकल्चर का स्थिति इतना बुरा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो फिर कैसे नीड पूरा होगा। इसलिए हमें बहुत समय रहते ही एग्रीकल्चर का पैटर्न बदल देना चाहिए, समझे। हाँ, स्मार्ट एग्रीकल्चर करना चाहिए जो क्लाइमेट को सूट कर सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होना चाहिए, समझे ना। यहाँ पे देखो तो क्या होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है ये, है ना, एक उसका पार्टनर है ना जी, एक पार्ट है उसका, फूड FAO, बिल्कुल, हाँ उसको भी देता है। देखो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा कि देखिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो डेफिनेशन दिया है, एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर सिस्टम को, फूड सिस्टम को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका लैंड है वो डिग्रेडेड ना हो, आपका सोइल है डिग्रेडेड ना हो, आप जो वाटर यूज़ कर रहे हो वाटर आपका रिसोर्सेज बचा रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब यही ना होता है कि फ्यूचर जनरेशन भी आपका यूज़ कर सके, जुडिशियस यूज़ करना रिसोर्सेज का, समझ गए ना, और सेफ गार्ड करना कि फूड सिक्योरिटी रहे, इवन इनफैक्ट इन अंडर क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज के अंदर भी फूड सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है वो बना रहे हैं। नहीं तो हम जान रहे हैं कि किस हिसाब से दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी की ओर लोग बढ़ रहे हैं। इसमें 3 पिलर है स्टूडेंट, 3 पिलर्स पर हमें काम करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो 3 चीज़ क्या है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाओगे स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? सीड को डिजाइन करके, नहीं, सीड को डिजाइन करके, जैसे देखो बीटी कॉटन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बीटी ब्रिंजल, देखो ये अलग बात है कि बीटी ब्रिंजल को ओके नहीं बोला गया, ओके नहीं दिया गया ट्रायल के लिए, तो वो विषय दूसरा है। मैं कहीं ना कहीं हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, समझे, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। जैसे 1 हेक्टेयर पे इतना प्रोडक्शन होता है, तो अब 1 हेक्टेयर पे ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके लिए जो सीड्स है, सीड्स में संशोधन होना चाहिए। आज जब प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग होगा आपका तो प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा, और जब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही स्ट्रांग होगा स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है फार्मर का इनकम बढ़ेगा। और जब फार्मर अमीर होगा, फार्मर के पास पैसा होगा, तो देश के पास पैसा होगा, सिंपल बात है, नंबर 1। दूसरा देखो, अडॉप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। सही बात है कि नहीं है? क्लाइमेट हमको देखो, हमको ये बात मान के चलना होगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ न्यू नॉर्मल, ये नया चीज, नया हकीकत चीज है, अब हमको फेस करना ही पड़ेगा। तो कितना दिन तक हम भागेंगे क्लाइमेट चेंज, समझे ना? इसलिए हमारा जो तौर तरीका है ऐसा हम बना ले क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को सह पाए। मिलेट्स बेस्ट एग्जांपल, ऐसा क्रॉप्स को, अब देखो राइस को तुम उगा रहे हो बच्चे लोग 25,000 लीटर, है ना, 2500 लीटर तुम्हारा पानी 1 kg उगाने के लिए लगता है। शुगर कैन में तो 4000 से 5000 लीटर लगता है। उतना पानी खर्च करके 1 kg तुम राइस उगा रहे हो, 1 kg तुम अपना ये शुगर कैन वो कर रहे हो, इट इज़ नॉट वाइज। ये समझदारी का बात नहीं हो सकता है। उसकी जगह पे दूसरा कुछ करो, समझ गए ना? हाँ, ग्रीन हाउस का, अब देखो एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो भाई तुम थोड़ा करो, स्मार्ट वर्क करो, कोशिश करो। जैसे यूरिया फर्टिलाइजर लाए कि नहीं लाए हम लोग, बिल्कुल इस तरह। हाँ, और जैसे हमने ये जो परंपरागत वाला भी स्कीम लेके आए थे, ऑर्गेनिक जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो बेटर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि जितने भी इंसेक्ट्स है उसको हम पनपने का, फ्लरिश होने का चांस देते हैं। 0 बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, उसमें जीवी का यूज़ करते हैं ना, उसका जीव का मतलब अर्थवर्म सबका यूज़ करते हैं सोइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल ये काम करना चाहिए, बात समझ गए ना? और ग्रीन हाउस गैस को घटाना चाहिए। तो देखो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस में क्या क्या हो सकता है? वाटर स्मार्ट का मतलब क्या? माइक्रो इरीगेशन यूज़ करना चाहिए, वही स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन। अभी यूज़ किया जाता है खेत सब में, अभी बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। वही पाइप चल रहा है, हल्का हल्का पानी निकल रहा है, या ऊपर में झरना लगा हुआ है, ऐसे से घूम रहा है, नहीं तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। पानी पूरा बहा दोगे यार उसमें, फार्म में, तो सोइल इरोजन हो जाएगा, आपका जो टॉप सोइल वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो वाटर स्मार्ट होना चाहिए, वेदर स्मार्ट होना चाहिए। वेदर स्मार्ट का मतलब क्या? वेदर को सह सके। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं ना, हम लोग पढ़े थे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है। तो फिर
एनर्जी स्मार्ट, जो एनर्जी कम यूज करो ना, जैसे देखो कुसुम लाए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना आया था ना, सोलर पंप्स, सोलर एनर्जी से यूज करके हम पंप को चला रहे थे, इस तरह का चीज़ है। एंड कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस, तो कार्बन ज़्यादा इमिट ना हो, समझे। और जानते हो कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर टॉप सोइल, सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा। लेगुमिनस प्लांट नहीं लगा सकता है क्या? हाँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम नहीं कर सकता है क्या? क्रॉप रोटेशन पे काम नहीं कर सकता है क्या? एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम नहीं कर सकता है क्या? एग्रो फॉरेस्ट्री कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्रॉप्स भी होगा और ट्रीज भी होगा। ट्रीज क्या है कि सोइल को होल्ड करके रख देगा और एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स, और वो जगह एक तरह से बफर बन जाएगा। याद करो, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर योर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और लेगुमिनस प्लांट सबको, बिल्कुल आप लेगुमिनस प्लांट जानते हो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो देखो यदि ऐसा करते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी है ना, और हम लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उससे हम बचा सकते हैं सोइल को, समझे। सोइल को देखो, इससे रिलेटेड भी हमारा था ना एक कन्वेंशन, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होने देंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, याद होना चाहिए तुम लोग को। एंड सोइल हेल्थ बचा सकते हैं इससे, यदि हम पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो यस। आप जानते हो कि सोइल हेल्थ को लेके भी बहुत वर्क हुआ है, इसको लेके भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोड़ा गया है। हाँ, किसान जानते हो ना, किसान अपना सोइल टेस्टिंग करवा सकता है लैब में जाके और उस हिसाब से फैसला ले सकता है कौन सा क्रॉप्स को उगाए एंड सो ऑन। NAPCC रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ CSAI। देखो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्रॉप इल्ड डिक्लाइन ओइंग टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि 2010 से लेकर 2039 तक, हाँ लगभग ये कह सकते हो कितना समय होगा, 30 साल का। इसमें हम क्रॉप इल्ड कितना कम हो जाएगा हमारा, 9% कम होने का चांसेस है। इसलिए स्टूडेंट जो NAPCC है यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे भी बोला गया था ये बात। देखो बहुत पहले ही लाए थे ना NPCC वाला, इसमें यही बोला है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का जरूरत है इंडिया के लिए। जैसे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, वही मैं बोल रहा था, ये बेस्ट है, इससे हम और बेटर एग्रीकल्चर मेथड सब अपना सकते हैं सोइल को टेस्ट करके। अब देखो किस किस तरह का चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं अंडर CS से, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री, सही बात है ना, एग्रो फॉरेस्ट समझ गए ना, ट्रीज भी है, फॉरेस्ट भी है, क्रॉप्स भी है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, वही ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मतलब टेक्नोलॉजी सब यूज़ करना, जितना जरूरत है उतना ही डालना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वही क्रॉप डाइवर्स मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा क्रॉप्स एक साथ लगाना। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे मिलेट सब हो गया। एंड वाटर एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी का मतलब वही जितना वाटर है उतना ही, नहीं तो ग्राउंड टेबल का हत्या हो जाएगा फिर, जैसे पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, नहीं होना चाहिए। समझ गया ना। तो दिस एफर्ट्स आर टुवर्ड्स क्रिएटिंग एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि रेजिलिएंट हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, समझे, और क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा उसको असर ना पड़े। आगे देखो, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का बेनिफिट क्या होगा? बहुत बेनिफिट। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा आपका, है ना स्टूडेंट, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल भी है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सस्टेनेबल है, आपका सोइल इरोजन नहीं हो रहा है, आपका वाटर लॉस नहीं हो रहा है ज़्यादा, आपका एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसका ही फायदा होगा। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ये, समझे ना, वेदर पैटर्न से देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ द न्यू नॉर्मल, और आने वाले समय में भी हम वेगरीज देख सकते हैं क्लाइमेट का। तो यदि अभी हम एडप्ट कर ले तो बाद में जाके हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाएगा CSA के अंडर। फार्मर्स का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, फार्मर्स का ऑटोनॉमी बढ़ेगा, बात समझ गए ना, और इसका असर पूरा सोसाइटी पे पड़ेगा। इट कॉजेस अ ड्रामेटिक चेंज इन फार्मिंग कम्युनिटीज इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। स्मॉल फार्मर, देखो आप जानते हो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे कंट्री में लगभग 86% है, वी नो डैट, जानते हो ना तुम लोग, जो कम जिसके पास लैंड है। तो हाँ, तो उसको देखो, उसको बिल्कुल उसको समझ होना चाहिए कि हाउ टू डू क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स, समझ गए ना। इसमें भी देखो यही बात क्या गया कि डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ को वो करो, मतलब घुमाओ उसको एग्रीकल्चर फील्ड में, समझ गए ना। ऐसे देखो पॉलिनेटर को भी फायदा होगा। देखो हम जानते हैं कि यदि बटरफ्लाई कम हो गया नहीं तो कितना असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, बिकॉज दे कैरी पोलन ग्रेन्स। तो ऐसा करे कि पॉलिनेटर को भी फायदा हो। देखो कितना बढ़िया बोला गया है
कि यदि हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, यानी कि CSA फॉलो करते हैं, तो नेटिव प्लांट स्पीसीज वो भी बच पाएंगे, पोलिनेटर पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, समझे, और फायदा होगा। जितना पोलिनेटर्स रहेगा उतना बेटर है। एग्रीकल्चर का जो मेन कह सकते हो दोस्त वो पोलिनेटर्स ही है। हनी बी सब, बिल्कुल हनी बी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनेटर्स। हनी बी है, बिल्कुल हनी बी है। हनी बी का अलग से खेती होता है एग्रीकल्चर, USA में, कनाडा में, इंडिया में भी होता है। हाँ, बी कल्चर बोलते हैं। US में तगड़ा होता है, यहाँ पे भी होता है। US में ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। हाँ वही करता है वर्ल्ड में। तुम देखो ना, अरे लोग शौक से पाल रहे हैं। पिछले बार आया 50,000 में स्टेबल हो जाएगा, मतलब इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। हाँ 50,000 में बहुत सही है। इंडिया में भी होता है, हाँ, मगर ऑर्गेनाइज देखो ना, कॉर्पोरेट हिसाब से होता है US सब में। देखना उसका वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो है, हम देख रहे थे कभी 1 साल 1.5 साल पहले। इतना खूबसूरत तरीके, खूबसूरत एकदम, बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखा रहा था। US का वीडियो था वो। देखो बेनिफिट, देखो बेनिफिट देखो। यस, ग्रीन हाउस गैस को घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब तुम खुद देखो 2018 का आंकड़ा ये कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 17% ग्रीन हाउस गैस को इमिट करता है। तो CSA इम्प्लीमेंट होगा तो ग्रीन हाउस गैस भी घटेगा और बायोडाइवर्सिटी भी बचेंगे। हाँ देखो, इट एनहांसेस द फार्म लैंड कार्बन स्टोरेज होगा ना यहाँ पे। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट प्लस एग्रीकल्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जानते हो कि हमने पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में कितना कुछ नहीं बोला, कार्बन सिंक बढ़ा देंगे, है ना, इतना % GDP का हम वो ग्रीन हाउस गैस घटाएंगे, बोले हैं कि नहीं बोले स्टूडेंट? इस बार तो हम 45% पे बात कर दिए। पहले हमारा कितना था, 30 से लेकर 33% के आसपास था। इस बार मोदी जी ने ग्लासगो समिट में क्या बोला, यू नो डैट ना, 45% ऑफ कार्बन इंटेंसिटी जो था घटाने का बात होगा बाय 2030, तो 2005 के लेवल से। तो उसके लिए तो एग्रो फॉरेस्ट्री और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम करना होगा आपको, समझ गए ना। हाँ आगे देखो, सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकसिंग, देखो बहुत सारे इनिशिएटिव था पहले से भी जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहा था। अब जरूरी है कि ये जितने भी प्रोग्राम है सबको इंटीग्रेट किया जाए, जितने भी मिनिस्ट्री है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको इंटीग्रेट। देखो इंडिया में समस्या है, सब अपने अपने हिसाब से काम करता है, सबको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। देखो हमारे पास नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी एक फंड है अलग से। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि ये तुम्हारा एक कह सकते हो एक हब है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे बात करता है। सब साइंटिफिक कम्युनिटी इसके अंदर है। सोयल हेल्थ मिशन आया कि नहीं आया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, वही परंपरागत क्या है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक। बायोटेक किसान मतलब क्या है कि जहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी किसान के साथ जुड़ेंगे, उसका टेस्ट करेंगे वो सोइल सब। एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, याद करो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में कुछ नॉर्थ ईस्ट का भी जगह को चुना गया था ना स्टूडेंट। हाँ चुना गया था, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल था ना उसमें। तो बिल्कुल हमें क्या करना होगा, जितने भी चीज़ है सबको साथ लाना होगा, तब जाके हम ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं ये वाला 425 कि PM PBTG's डेवलपमेंट मिशन, सेवरल मिनिस्ट्री विल वर्क इन टेंडम्स, बहुत सारे मिनिस्ट्री एक साथ काम करेंगे हाँ PBTG's के डेवलपमेंट के लिए। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institution and body constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। तो देखो ये 15 नवंबर को आया था, समझे ना, बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में। तो देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया PM PBTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी कई बार बोला है इससे रिलेटेड, देखो ट्राइबल ग्रुप अपने आप में वल्नरेबल है नहीं, ट्राइबल SC ST, SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। तो आमतौर पे शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब क्या कि जो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। पहले के टाइम में ये जंगल में रहते थे, अब तो लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग सब। अब ये एक तो ट्राइबल पहले से ही वल्नरेबल है, और ये इसमें भी और ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो PBTGs कहलाएगा। एक खुद ये वंचित है, दुखिया है, और इसके अंदर और भी ऐसे ट्राइबल है वो और ज़्यादा है। तो उसी के लिए एक स्पेशल कैटेगरी हम बनाए हैं PBTGs।
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ गए ना। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कितना है, देखो 24,000 करोड़ स्कीम होगा। इससे जितने भी भारत में जो लोग रहते हैं 28 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन सबको फायदा पहुंचेगा। ये देखो 2023 और 24 के बजट में प्रोग्राम अनाउंस हुआ था जिसमें कहा गया ये जो जनजातीय गौरव दिवस जब ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी समय ये अनाउंस किया गया था कि ठीक है हम पीबीडीजी के लिए खर्च करेंगे। अच्छा, ये जनजातीय गौरव दिवस क्या है कि जितने भी हमारे आदिवासी लोग सब, हमारे आदिवासी भाई सब, ट्राइबल लोग सब जो लड़े थे अंग्रेज से, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसी का गुणगान करने के लिए हम एक दिन मनाते हैं, उसी को बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस। समझ गए ना। देखो ये जो पैसा दिया गया है, ये कहा गया है कि ये मिशन चलाएंगे PM पीबीडीजी डेवलपमेंट मिशन। ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे इंडिया में 75 पीबीडीजीज है, देखो भारत में कितने हैं 75 पीबीडीजीज है ग्रुप। समझ गए ना। और देखो 22,000 विलेजेस में रहते हैं, 220 डिस्ट्रिक्ट में ये सीमित है और 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी तुम्हारा अलग अलग जगह पे ही है। समझ, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। समझ रहे हो ना। लगभग 22,000, ठीक है, 22,000 विलेज में, किसी विलेज में बहुत ज़्यादा होंगे, किसी विलेज में बहुत कम होंगे एंड सो ऑन। यदि मैं यूनियन टेरिटरी का बात कर रहा हूँ तो जान ही रहे हो कि अंडमान एंड निकोबार का ही मैं बात कर रहा हूँ। ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 9 मिनिस्ट्री, ठीक है, 9 मिनिस्ट्री को कन्वर्ज किया जाएगा। यानी कि 11 जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है सबको इंटीग्रेट करके 9 मिनिस्ट्री इसको आगे बढ़ाएगा। देखो टेंडम में काम करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो नॉर्म्स और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, इसको भी रिलैक्स किया जाएगा ताकि ये भी पहुंच सके ट्राइबल के बीच में, ट्राइबल भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। क्यों वंचित रहेगा ये लोग, समझे ना। और देखो ट्राइबल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो कई बार मैं बोल जो सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये लोग क्लोज रिलेटिव में ही शादी करते हैं, समझे। तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो यदि जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह से ये, तो वो भी अवेयरनेस फैलाएंगे। टीबी, देखो टीबी का ही बहुत बड़ा समस्या। देखो इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रहता है क्योंकि बाहर निकलते नहीं हैं। और दूसरी बात है जो शादी वगैरह है वो क्लोज कम्युनिटी में ही हो रहा होता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया वाला प्रॉब्लम होता है इन लोग को। और 100% इम्यूनाइजेशन का ही बात है पीबीडीजीज के लिए। देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीबीडीजीज और भी वल्नरेबल है ट्राइबल्स के अंदर भी। एक तो ट्राइबल तुम्हारा पहले से ऑटोमेटिकली है ना वल्नरेबल है, उसमें भी ये वल्नरेबल ग्रुप्स है। होप समझ में आ रहा होगा। एज मोर डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप्स टेक एडवांटेज, जितने भी डेवलपमेंट फंड्स का ये लोग एडवांटेज उठाएगा तो देयर इज अ नीड टू डायरेक्ट मोर फंड्स टुवर्ड्स। देखो होता क्या, मैं बिल्कुल इसको मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूँगा। देखो स्टूडेंट, हमारे कंट्री में एससी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, रिजर्वेशन को लेकर। बस सबसे बड़ी बात है क्या, जो रिजर्वेशन का जो फायदा उठाता हर एससी नहीं उठा पा रहा है, कुछ ही एससी उठा पाते हैं। हाँ, ऊपर क्लास का एससी वाला लोग उठा पाते हैं। यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है कि जितने भी ट्रैवल के लिए पैसा खर्च होता है तो उसमें भी कुछ ही को लिया जाता है। जो बेचारे लोग ट्रैवल के अंदर भी जो वल्नरेबल है उसके लिए नहीं देखा जा रहा है। इसी के लिए आया कि डायरेक्ट मोर फंड पहुंच सके पीबीडीजीज के लिए, इसलिए डेवलपमेंट मिशन आ रहा है। बात समझे ना। देखो बेचारे लोग क्या है, बेचारा हंटिंग पे अभी भी टिका हुआ है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, बोले जैसे हो गया गम हुआ, हनी हुआ, बैम्बू हुआ, उसी से उसका चल रहा है जीवन, है ना। ड्यू टू दैट डाइटरी हैबिट गलत होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से देखो बेचारे लोग एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, है ना। एक तो प्रैक्टिसेस भी गलत चलता है इन लोग का, एक क्लोज में शादी करने का, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन तो होगा ही। ये लोग आइसोलेशन में रहते हैं, जितना आप बाहर रहोगे उतना ही आपका बॉडी अडेप्ट करेगा। आगे देखो तो ओरिजिन देखो कहाँ से ये पीबीडीजी वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से स्टूडेंट। तो एक देवर कमीशन बना था, याद होना चाहिए, 1973 में, ठीक है। उसने एक सेपरेट कैटेगरी बनाया, वहीं से स्टार्ट हुआ ये शब्द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। उस समय शब्द का नाम क्या था, प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव, हाँ पुराना वाला बिल्कुल। और 1975 में, ठीक है, सेंटर ने आइडेंटिफाई किया कि 52 ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि तुम्हारा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है। समझ गए ना। अभी प्रिमिटिव शब्द है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल वाला शब्द अभी बाद में आएगा। हाँ, 1993 में हम कह सकते हैं कि लगभग 20 साल बाद 23 ग्रुप्स को और ऐड किया गया, समझे। और पूरा कितना बन गया, 75 बन गया। देखो जोरो 75। और 1993 से लेके अभी तक स्टूडेंट 2023 तक 75 ही पीबीडीजीज हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ।
जो भी बढ़ोतरी होना था वो 1993 में ही हो गया, समझ गए। 23 मोर ग्रुप्स आ गया। हाँ, नाम जो करंट चेंज किए हैं वो 2006 में चेंज किए हैं, बस नाम चेंज हुआ है, उसमें ऐड नहीं हुआ है पीबीटीजीज, नाम चेंज हुआ, उसमें नाम हम क्या कर दिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिए। मगर जो आखिरी जो जुड़ा था वो कब जुड़ा था, 1993 में जुड़ा था, समझ गए ना। आप देखो 2011 का, क्योंकि हमारे पास तो अभी का सेंसस तो है नहीं, 2011 का जो सेंसस कहता है कि ओडिशा, देखो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पीबीटीजीज का कितना, लगभग 8 लाख, हाँ 8 से लेकर 9 लाख तक का है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कितना है, लगभग 6 लाख है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़ के कितना है तुम्हारा, 5 लाख के आसपास है। और लार्जेस्ट जो पीबीटीजीज है वो ओडिशा में है, और उस कम्युनिटी का नाम क्या है स्टूडेंट, सौरा या सभारा कम्युनिटी, समझ गए। और इसका कितना है, संख्या कितना है, लगभग 5 लाख है, अच्छा खासा है। इसका मतलब ये पीबीटीजीज के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लेकिन बहुत वंचित है ये, हाँ समझ गए ना। क्राइटेरिया देखो कैसे हम डालते हैं, तो देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जानते हो, इसी का काम है कि पीबीटीजीज पे काम करे, है ना। 75 आइडेंटिफाइड पीबीटीजीज अभी तक है, 18 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरी में, वही अंडमान निकोबार में। और देखो हमारा भारत का जो संविधान है आर्टिकल 275, उसमें भी बोला गया है कि आपको इसके लिए काम करना होगा, ठीक है। देखो भारत सरकार का स्कीम है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट जाता है तुम्हारा ट्राइबल सब स्कीम्स को, यानी कि सेंटर से बहुत पैसा जाता है तुम्हारा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, और ये भी इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है, यानी कि संविधान में भी इसके लिए लिखा गया है कि आपको, देखो क्या पंसिल से नहीं लाया क्या, ट्राइबल को नहीं जोड़ने का प्रयास किया क्या नेहरू जी ने। पंसिल याद है ना स्टूडेंट, पंसिल 2 स्कीम हुआ था, एक तुम्हारा चाइना के साथ और एक तुम्हारा आदिवासी को भी इंटीग्रेट करने का बात था। तो संविधान के प्रोविजन में भी दिया गया है कि ग्रांट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया, तुम लोग सोच रहा होगा कि क्राइटेरिया क्या होगा, पीबीटीजी से आएगा कैसे। तो नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी भी जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हो रहा है वो आदम जमाने का हो रहा है। पहले का जो होता था एग्रीकल्चर, समझे, पैलियोलिथिक वाला टाइप का लो। और दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा हो। अब जानते हो कि चलो ठीक है, तुमने सवारा कम्युनिटी देखा, 5 लाख देखा ना लगभग अभी, मगर जानते हो कि कई ऐसे भी पीबीटीजी है जो कि तुम्हारा डबल डिजिट में है। याद करो सोमफेन सब, अंडमान निकोबार में कितना कम हो गया। तो हाँ, तो एक तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है या पॉपुलेशन घट रहा है, तो उस हिसाब से भी पीबीटीजी कैटेगरी मिलेगा। तीसरा क्या है कि लो लिटरेसी, एकदम कम लिटरेसी। और क्या है, सब्सटेंसेस लेवल ऑफ इकोनॉमी, चाहे लोग जितना भी जो नॉन टिमर प्रोड्यूस जो भी हुआ हनी भी, उसी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे वाले लोग यदि होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो उसको हम पीबीटीजी घोषित कर सकते हैं। ये कैटेगरी जो है कौन करता है, होम मिनिस्ट्री करता है। द मेन पर्पस ऑफ पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन इज टू क्रिएट बेसिक फैसिलिटी। देखो आखिर ये जो भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बात कर रही है, इसके पीछे क्या है, क्या करना चाहती है। देखो कनेक्टिविटी, देखो सबको रोड चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो जो बेसिक फैसिलिटी है, रोड, टेलीकॉम, बात करने का सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, सेव हाउसिंग वही प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग जल जीवन मिशन, सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सब पहुंच सके इन लोग के पास भी। बात समझे, बेचारे जो, क्योंकि ये रिमोट में रहते हैं बेचारे लोग, अभी तक लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसी के लिए हमने कहा ना 9 मिनिस्ट्री को कन्वर्ज किया जाएगा, सब एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और इस स्कीम में जानते हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये जितने भी, तो ये डिपार्टमेंट को देखने वाला अलग अलग है। ये जितने भी मिशंस है, जितने भी प्रोग्राम है, इसका हेड अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा ना, अलग अलग मिनिस्ट्री रहेगा, सब इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मिशंस है सबका लाभ पहुंचना होगा कहाँ पे, पीबीटीजी के लिए भी। तो सब मिनिस्ट्री को एक साथ काम करना होगा इसके लिए। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये दैट्स इट, कंप्लीट।